पेंटिंग्स फॉर पैट्रॉन्स द ट्रेडिशन ऑफ मिनिएचर। पैट्रॉन्स क्या होते हैं? जो संरक्षक होते थे, ठीक है, यानी पैट्रॉन्स के लिए या संरक्षकों के लिए पेंटिंग्स। द ट्रेडिशन ऑफ मिनिएचर, यानी कि मिनिएचर क्या होते हैं? छोटे छोटे चित्र होते हैं हिसाब से, ठीक है। तो उनका जो ट्रेडिशन, उसके बारे में देखते हैं। अनदर ट्रेडिशन दैट डेवलप्ड इन डिफरेंट वेज वाज दैट ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। अनदर ट्रेडिशन यानी कि दूसरी परंपरा या दूसरी ट्रेडिशन जो कि डिफरेंट वेज में डेवलप्ड हुई, वो क्या थी? दैट इज मिनिएचर पेंटिंग। वो मिनिएचर पेंटिंग थी। मिनिएचर्स एज देयर वेरी नेम सजेस्ट आर स्मॉल साइज पेंटिंग्स। जैसा कि अभी हमने बोला, छोटी छोटी पेंटिंग्स होती हैं। जो मिनिएचर होते हैं, क्या होते हैं? आर स्मॉल साइज पेंटिंग्स जनरली डन इन वाटर कलर ऑन क्लॉथ और पेपर। मिनिएचर यहाँ पे दिया है ब्रैकेट में, एज डियर वेरी नेम सजेस्ट, मतलब जैसे कि उसका उसके नाम से पता चलता है कि जो मिनिएचर्स होती हैं स्मॉल साइज की पेंटिंग्स होती हैं। यहाँ पे जो वाटर कलर का मतलब होता है दोस्तों, वाटर कलर का मतलब होता है कि पेन दैट आर मिक्सड विद वाटर, ठीक है, ऐसा पेन जिसको पानी के साथ जो है मिक्स करके पेंट करते हैं। यानी कि जो मिनिएचर पेंटिंग्स थी वो क्या थी? स्मॉल साइज की पेंटिंग थी, जनरली यानी कि आमतौर पर जिसे वाटर कलर में और क्लॉथ या पेपर पे किया जाता था। द अर्लीस्ट मिनिएचर्स वर ऑन पाम लीव्स और वुड। जो अर्लीस्ट मिनिएचर थी उसको वो कहाँ पे होती थी? पाम लीफ पे या वुड पे, यानी कि पाम लीफ पे बनाया जाता था या लकड़ियों पे। Some of the most beautiful of these, found in Western India, were used to illustrate Jain text. यानी कि इन मिनिएचर पेंटिंग में थे इन मिनिएचर पेंटिंग में से जो सबसे ज़्यादा सुंदर थी, सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, उनमें से कुछ कहाँ पे पाई गई? वेस्टर्न इंडिया में। वर यू टू इलस्ट्रेट जैन टेक्स्ट, यानी कि वेस्टर्न इंडिया में पाए गए थे। और वो क्यों बनाए गए थे? जैन टेक्स्ट को इलस्ट्रेट करने के लिए। The Mughal Emperor Akbar, Jahangir, and Shahjahan patronized highly skilled painters who primarily illustrated manuscripts containing historical account and poetry. जो मुगल एम्परर अकबर, जहांगीर और शाहजहां थे, इन्होंने पैट्रोनाइज किया था, यानी कि संरक्षण प्रदान किया था किसको? हाईली स्किल हाईली स्किल पेंटर्स को, ठीक है। ये हाईली स्किल पेंटर कौन क्या करते थे? हु प्राइमरली इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट कंटेनिंग हिस्टोरिकल अकाउंट एंड पोएट्री। यानी कि जो ये हाईली स्किल पेंटर्स थे, ये मुख्य रूप से या प्रमुख रूप से क्या करते थे? हिस्टोरिकल अकाउंट और पोएट्री की जो मैन्युस्क्रिप्ट होती थी उसको इलस्ट्रेट करते थे। These were generally painted in brilliant colors and portrayed court scenes, scenes of battle or hunting and other aspects of social life. ये जो मैन्युस्क्रिप्ट थी, और यहाँ पे सबसे पहले कि जो ब्रिलियंट कलर्स मतलब होता है बहुत ही चटक रंग का, गाढ़े रंग का, और पोर्ट्रेट मतलब चित्रित करना या बनाना। तो दीज वर जनरली पेंटेड इन ब्रिलियंट कलर। जो ये मैन्युस्क्रिप्ट थी ये बहुत चटक रंगों में बनाई जाती थी या कलर की जाती थी, और पोर्ट्रेट किया जाता था। क्या? कोर्ट सीन्स, कोर्ट के सीन, यानी दरबार की सीन बनाए चित्रित किए जाते थे। या और सीन ऑफ बैटल, यानी बैटल का सीन को बनाया जाता था, या बैटल का जो दृश्य होता था, सीन मतलब दृश्य, उसको बनाया जाता था। या शिकार करते हुए दृश्य को बनाया जाता था। और अदर एस्पेक्ट ऑफ सोशल लाइफ के अदर एस्पेक्ट को भी बनाया जाता था। दे वर ऑफन एक्सचेंज एज गिफ्ट एंड वर ल्यूड ओनली बाई एन एक्सक्लूसिव फ्यू, द एम्परर एंड हिज क्लोज एसोसिएट्स। और आगे क्या होता था? अब इन मैन्युस्क्रिप्ट्स का, ये मैन्युस्क्रिप्ट नॉर्मली क्या होती थी? ऑफन एक्सचेंज एज गिफ्ट। देवर यानी कि मैन्युस्क्रिप्ट वर ऑफन एक्सचेंज एज गिफ्ट, यानी जो मैन्युस्क्रिप्ट थी ये एज ए गिफ्ट एक्सचेंज की जाती थी। एक्सचेंज मतलब आदान प्रदान करना, ठीक है, एक को देना फिर दूसरे को देना, यानी कि इन दोनों ने मैन्युस्क्रिप्ट का आदान प्रदान किया, एक्सचेंज किया एक दूसरे से। तो और क्या यही होता था कि जो मैन्युस्क्रिप्ट होती थी इनका एज ए गिफ्ट एक्सचेंज होता था। और ये व्यूड ओनली बाय एन एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है जिसके पास विशेष अधिकार है, खास। ये कुछ एक्सक्लूसिव लोग ही इसको देख पाते थे या देख सकते थे, जैसे कि एम्परर और उनके जो क्लोज एसोसिएटिव होते थे वो। विद द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, मैनी पेंटर्स मूव्ड आउट टू द कोर्ट्स ऑफ द इमर्जिंग रीजनल स्टेट। अभी हम चैप्टर 10 में देखेंगे इसके बारे में। जब मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो गया, या मुगल एम्पायर डिक्लाइन मतलब पतन होना, खत्म होना दोस्तों, जब मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो गया तो बहुत सारे पेंटर्स कहाँ पे मूव कर गए? जो इमर्जिंग रीजनल स्टेट थे उनके कोर्ट में या उनके दरबार में मूव हो गए, चले गए मुगल एम्पायर के दरबार को छोड़ के। एज अ रिजल्ट मुगल आर्टिस्टिक टेस्ट इन्फ्लुएंस द रीजनल कोर्ट्स ऑफ द डेक्कन एंड द राजपूत कोर्ट्स ऑफ राजस्थान।
यहाँ पे आर्टिस्टिक टेस्ट का मतलब है कि कलात्मक रुचियाँ, जो उनके टेस्ट को आप यहाँ पे इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं। तो उनके जो एज़ अ रिज़ल्ट इसका परिणाम क्या हुआ कि परिणाम तब क्या हुआ जब उनके जो पेंटर्स थे छोड़ के चले गए मुगल को, तो जो मुगल के आर्टिस्टिक इंटरेस्ट थे, आर्टिस्टिक आर्टिस्टिक जो रुचियाँ थी, उन्होंने किसको इन्फ्लुएंस किया? रीजनल कोर्ट ऑफ डेक्कन और राजपूत कोर्ट ऑफ राजस्थान को इन्फ्लुएंस किया, प्रभावित किया। एट द सेम टाइम और उसी समय दे रिटेन एंड डेवलप्ड देयर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स। रिटेन मतलब बनाए रखना उसको, जो इनकी कैरेक्टर डिस्टिंक्टिव डिस्टिंक्टिव यानी कि विशिष्ट कैरेक्टरिस्टिक्स थी इनकी, उसको इन्होंने रिटेन किया, बनाए रखा और जो है कि अलग डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक इन्होंने डेवलप किया। पोर्ट्रेट्स ऑफ रूलर्स एंड कोर्ट सीन्स केम टू बी पेंटेड फॉलोइंग द मुगल एग्जाम्पल। अब दोस्तों आगे क्या हुआ? जैसा कि हमने देखा मुगल थे, इनके टाइम में जो पेंटर्स हुआ करते थे, मिनिएचर पेंटिंग्स किसकी बनाते थे? दरबार की या हंटिंग की या अदर सोशल एस्पेक्ट की। तो अब सेम चीज़ क्या की आम लोगों के द्वारा, मतलब ये जो नई जो डायनेस्टीज आई थी या नए जो रूलर आए थे, उन्होंने एग्जाम्पल किसका एग्जाम्पल फॉलो किया? मुगल्स के एग्जाम्पल को फॉलो किया। क्या करने में? पोर्ट्रेट्स ऑफ रूलर एंड कोर्ट सीन, यानी जो रूलर का जो पोर्ट्रेट था और कोर्ट सीन था, उसको इन्होंने बनाना पेंट करना स्टार्ट कर दिया। किसका एग्जाम्पल फॉलो करते हुए? मुगल का एग्जाम्पल फॉलो करते हुए। यानी कि मुगल एग्जाम्पल्स को फॉलो करते हुए रूलर्स तथा उनके दरबारों के जो पोर्ट्रेट थे या जो उनके दृश्य थे, उसको इन्होंने पेंट कराने जाने लगा, यानी कि इन्होंने पेंट कराना स्टार्ट कर दिया। बिसाइड्स themes from mythology and poetry were depicted at centers such as मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा, किसानगढ़। बिसाइड्स मतलब इसके अलावा। थीम्स का मतलब, थीम मतलब होता है विषय। मिथोलॉजी का मतलब होता है कि पौराणिक कथा या पुराण। पोएट्री का मतलब होता है काव्य। यानी कि इसके अलावा और क्या हुआ? मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा और किशनगढ़, ठीक है, इन सब जगहों पे यानी कि मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा और किशनगढ़ जैसे सेंटर्स पे या केंद्रों में जो मिथोलॉजी यानी कि पौराणिक कथाओं तथा पोएट्री के थीम्स का चित्रण जो है बराबर जारी रहा। चित्रण यानी कि डिपिक्शन जो उसका था बराबर कंटिन्यू रहा। Another region that attracted miniature paintings was the Himalayan foothills around the modern day state of Himachal प्रदेश। अनदर रीजन यानी कि दूसरा रीजन दो जो मिनिएचर पेंटिंग से अट्रैक्ट हुआ या आकर्षित हुआ, वो था हिमालयन फूट हिल्स, जो कि प्रेजेंट डे या मॉडर्न डे स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश के अराउंड में है। By the late 17th century, this region had developed a bold and intense style of miniature paintings called basoli। बोल्ड मतलब होता है बहुत साहसिक और इंटेंस मतलब होता है तीव्र। यानी बाय द लेट 17th सेंचुरी, यानी 17th सेंचुरी के बाद वाले वर्षों में क्या हुआ? दिस रीजन है डेवलप्ड अ बोल्ड एंड इंटेंस स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। इस रीजन ने, यानी कि जो हिमाचल प्रदेश के और फुट हिल्स वाला रीजन था, इसने एक डेवलप किया एक बोल्ड और इंटेंस स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स की एक बोल्ड और इंटेंस स्टाइल इसने डेवलप्ड किया, जिसको क्या बोलते थे? बसोहली। The most popular text to be painted here was भानु दत्ताज रसमंजरी। यानी कि यहाँ पे आगे क्या हुआ कि यहाँ पे जो सबसे मोस्ट पॉपुलर टेक्स्ट प्रिंट किया गया था या बुक प्रिंट की गई थी, वो थी भानु दत्ता की रसमंजरी। नादिर शाह इन्वेशन एंड द कॉन्क्वेस्ट ऑफ दिल्ली इन 1739 रिजल्टेड इन द माइग्रेशन ऑफ मुगल आर्टिस्ट टू द हिल्स टू एस्केप द अनसर्टेनिटीज ऑफ द प्लेन्स। इन्वेशन का मतलब होता है आक्रमण, कॉन्क्वेस्ट मतलब जीत, माइग्रेशन का मतलब है एक एरिया से दूसरे एरिया में चले जाना। आगे क्या हुआ कि जब नादिर शाह का इन्वेशन हो गया दिल्ली पे 1739 में, दिल्ली पे जब उन्होंने इन्वेशन किया और दिल्ली को जीत लिया, कब? 1739 में। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? जो मुगल आर्टिस्ट थे वो माइग्रेट कर गए किधर? टू द हिल्स। हिल्स के साइड वो माइग्रेट कर गए, ताकि वो जो प्लेन्स की, यानी कि जो प्लेन पे रह रहे थे उस प्लेन की अनसर्टेनिटीज थी, जो अनिश्चितताएं थी, उससे बचने के लिए वो हिल के साइड पलायन कर गए। Here, they found ready patrons which led to the founding of the Kangra School of Painting। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों? जब वहाँ पे गए
तो इन्हें जो है रेडी पैट्रोन्स मिले, फाउंड रेडी पैट्रोन्स, यानी कि ऑलरेडी वहाँ पे पैट्रोन, इनको पैट्रोन देने के लिए, इनको संरक्षण देने के लिए ऑलरेडी वहाँ पे पैट्रोन्स मिल गए। जिसके बाद क्या हुआ, फाउंडिंग हुआ किसका, कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग, यानी कांगड़ा पेंटिंग की एक नई शैली आई, कांगड़ा। By the mid-18th century, the Kangra artists developed a style which breathed a new spirit into miniature painting. अब इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, जब उनको पैटर्न्स मिल गया और कांगड़ा शैली भी जो है डेवलप्ड हो गई, तो अब उसके बाद क्या हुआ कि मिड 18 सेंचुरी के बाद, नहीं यहाँ पे बाई है ना, तो यानी मिड सेंचुरी तक, मिड मिड 18 सेंचुरी तक जो कांगड़ा आर्टिस्ट थे, उन्होंने एक नई स्टाइल, ठीक है, एक नई स्टाइल डेवलप किया, विच ब्रथ अ न्यू स्पिरिट इनटू मिनिएचर पेंटिंग, यानी कि जिसने मिनिएचर पेंटिंग में एक नई जान डाल दी। द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन वाज द वैष्णवाइट ट्रेडिशंस, यानी कि जब इनको प्रेरणा, इंस्पिरेशन कहाँ से मिला था, इस जो अभी हमने देखा, मिड मिड 18 सेंचुरी तक जो एक इन्होंने नई शैली या नई पेंटिंग सी, एक नई स्टाइल उन्होंने डेवलप किया था, इस इनको इंस्पिरेशन कहाँ से मिला था, जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन था, दैट वाज वैष्णवी ट्रेडिशन, वैष्णवी ट्रेडिशन से इनको इंस्पिरेशन मिला था। सॉफ्ट कलर्स इंक्लूडिंग कूल ब्लूज एंड ग्रीन्स एंड अ लिरिकल ट्रीटमेंट ऑफ थीम्स डिस्टिंग्विश्ड कांगड़ा पेंटिंग। लिरिकल का मतलब, यहाँ पे लिरिकल जो है, लिरिकल का मतलब होता है काव्यात्मक, डिस्टिंक्ट मतलब वो जब जो उसकी सबसे अलग हो, यानी कि जो इन्होंने डेवलप किया था क्या, कांगड़ा पेंटिंग, तो उसकी, उसका वो कैसे डिस्टिंक्ट थी, या उसकी विशिष्ट जो है विशेषता क्या थी, कि सॉफ्ट कलर्स इंक्लूडिंग कूल ब्लू एंड ग्रीन्स, यानी कि सॉफ्ट कलर, कूल ब्लू और ग्रीन्स, उसके बाद लिरिकल ट्रीटमेंट ऑफ थीम्स, यानी थीम्स का एक लिरिकल ट्रीटमेंट, यानी कि थीम्स का काव्यात्मक निरूपण, जो कांगड़ा शैली थी उसकी एक विशेषता थी। रिमेंबर दैट ऑर्डिनरी वुमेन एंड मेन पेंटेड एज वेल ऑन पॉट्स, वॉल्स, फ्लोर, cloth works of art that have occasionally survived, unlike the miniatures that were carefully preserved in places for centuries. रिमेंबर यानी कि आपको याद रहे, स्मरण रहे कि जो ऑर्डिनरी वुमेन्स और मेंस थे, वो भी पेंटिंग बनाते थे, कहाँ पे, पॉट्स पे, वॉल्स पे, फ्लोर्स पे और क्लॉथ पे। अब यानी कि अपनी कला का वो भी शो करते थे, कला को दिखाते थे, यानी कि पेंटिंग बनाते थे, कहाँ पे, पॉट्स, वॉल्स, फ्लोर्स और क्लॉथ पे। बट ओकेजनली ही क्या होता था कि यानी कि बहुत रेयर केस में जो उनकी पेंटिंग थी वो बच पाई थी। अनलाइक द मिनिएचर्स, यानी दूसरी तरफ जो मिनिएचर्स पेंटिंग थी दोस्तों, इनको केयरफुली प्रिजर्व किया गया, कहाँ पे, पैलेस में, सेंचुरी से इनको प्रिजर्व किया गया था। ठीक है, यानी कि इनको पैलेस में प्रिजर्व किया ताकि ये सेंचुरी तक सर्वाइव रहें। अब जैसे यहाँ पे हम फिगर 8 में देख लेते हैं कि महाराणा राम सिंह सेकेंड प्लेइंग होली राजपूत मिनिएचर कोटा, एक राजपूत मिनिएचर कोटा की, जहाँ पे महाराणा राम सिंह जो है, महाराणा राम सिंह सेकेंड होली खेल रहे हैं, ठीक है यहाँ पे। और फिगर 9 में देखते हैं कृष्णा, राधा एंड हर कंपेनियन, पहाड़ी मिनिएचर कांगड़ा। पहाड़ी मिनिएचर कांगड़ा की जो एक मिनिएचर पेंटिंग मिली है, उसमें देखो कृष्ण, राधा और उनके कंपेनियन है, ठीक है। अ क्लोजर लुक बंगाल, बंगाल को एक नज़दीक से देखते हैं। द ग्रोथ ऑफ अ रीजनल लैंग्वेज, एक रीजनल लैंग्वेज का ग्रोथ कैसे हुआ। एज वी सॉ एट द आउटसेट, वी ऑफन टेंड टू आइडेंटिफाई रीजन्स इन टर्म्स ऑफ द लैंग्वेज स्पोकन बाय द पीपल। आउटसेट का मतलब यहाँ पे है कि प्रारंभ में, स्टार्टिंग में, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा, क्या देखा, ये स्टार्टिंग में हमने देखा कि नॉर्मली हम किसी एक रीजन का नाम किस टर्म से जानते थे, कि वहाँ के लोग जो है कौन सी लैंग्वेज स्पीक कर रहे हैं, कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं। जैसे ओडिया हमने आइडेंटिफाई किया, ओडिया कहाँ, उड़ीसा कहाँ, उड़ीसा क्यों पड़ा, क्योंकि वहाँ के लोग ओडिया बोलते हैं। सो वी एज्यूम दैट पीपल इन बंगाल ऑलवेज स्पोक बंगाली, इसलिए हम यह मान लेते हैं कि जो बंगाल के लोग हैं वो बंगाली ही बोलते हैं। However, what is interesting is that while Bengali is now recognized as a language derived from Sanskrit, early Sanskrit text, जो कि mid first millennium BC, suggests that the people of Bengal did not speak Sanskritic languages. यहाँ पे दोस्तों देखते हैं अर्ली संस्कृत टेक्स्ट, यानी कि मिड फर्स्ट मिलेनियम बीसी, यानी मिड फर्स्ट मिलियन बीसी का कब से कब तक रहता है, 1000 BC, 1000 BC टू 1 BC, ठीक है, फर्स्ट मिलेनियम बीसी का टाइम पीरियड ये है, यानी कि, तो यहाँ से देखते हैं कि हाउ एवर, फिर भी व्हाट इज इंटरेस्टिंग,
सबसे इंटरेस्टिंग क्या है कि दैट व्हाइल बंगाली इज नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज ए लैंग्वेज डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत, यानी कि बोलता है कि फिर भी सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि अभी तो बंगाली को रिकॉग्नाइज किया जाता है कि ये संस्कृत से डिराइव्ड लैंग्वेज है। ठीक है, कौन सी संस्कृत? अर्ली संस्कृत टेक्स्ट, अर्ली संस्कृत सजेस्ट दैट द पीपल ऑफ बंगाल डिड नॉट स्पीक सांस्कृतिक लैंग्वेजेस। अब इस चीज को समझना, यहाँ पे बोल रहा है कि हाउएवर फिर भी ये इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि माना जाता है कि बंगाली जो है, बंगाली नाउ रिकॉग्नाइज एज ए लैंग्वेज डिराइव फ्रॉम संस्कृत, ऐसा माना जाता है कि जो बंगाली लैंग्वेज है वो संस्कृत से डिराइव की गई है। बट जो अर्ली संस्कृत टेक्स्ट मिले हैं, जो रिकॉर्ड्स मिले हैं, वो क्या सजेस्ट करते हैं, वो ये बताते हैं कि जो बंगाल के लोग थे ना, वो सांस्कृतिक लैंग्वेज नहीं बोलते थे, डिड नॉट स्पीक, वो संस्कार सांस्कृतिक लैंग्वेज नहीं बोलते। सांस्कृतिक लैंग्वेज मीन्स जो लैंग्वेज संस्कृत से इमर्ज हुई हो, संस्कृत से निकली हो। हाउ देन डिड द न्यू लैंग्वेज इमर्ज, फिर हाउ देन यानी कि कैसे तब नई लैंग्वेज जो है इमर्ज हुई। फ्रॉम द फोर्थ थर्ड सेंचुरीज BC, commercial ties began to develop between Bengal and Magad, South Bihar, which may have led to the growing influence of Sanskrit. अब आगे क्या हुआ दोस्तों कि BCE यानी कि बिफोर क्राइस्ट एरा, ठीक है, यानी कि बिफोर क्राइस्ट एरा, फोर्थ थर्ड सेंचुरी से जो कॉमर्शियल टाइज मतलब संबंध, मगध, मगध प्रेजेंट जो साउथ बिहार है मगध, तो बिफोर क्राइस्ट एरा यानी क्राइस्ट एरा के पहले फोर्थ थर्ड सेंचुरी से जो कॉमर्शियल टाइज, कॉमर्शियल संबंध स्थापित होने लगे, डेवलप होने लगे किसी किसी बीच में, बंगाल और मगध के बीच में, विच में हैव लेड टू द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ संस्कृत। ऐसा माना जाता है कि इसी के कारण संस्कृत का इन्फ्लुएंस या प्रभाव बढ़ता गया होगा। ड्यूरिंग द फोर्थ सेंचुरी द गुप्ता रूलर्स established political control over North Bengal and began to settle ब्राह्मणास in this area। अब आगे क्या हुआ, ड्यूरिंग द फोर्थ सेंचुरी यानी कि फोर्थ सेंचुरी के दौरान जो गुप्ता रूलर्स थे उन्होंने अपना पॉलिटिकल कंट्रोल नॉर्थ बंगाल पे इस्टेब्लिश कर लिया, स्थापित कर लिया। पॉलिटिकल कंट्रोल का मतलब यहाँ पे समझना, तो पॉलिटिकल कंट्रोल कंट्रोल यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा पावर जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा उनके अंडर अंडर में रहेगा। ठीक है, तो यानी कि फोर्थ सेंचुरी के दौरान जो गुप्ता रूलर्स थे उन्होंने बंगाल रीजन पे, नॉर्थ बंगाल रीजन पे अपना पॉलिटिकल कंट्रोल जो है इस्टेब्लिश कर लिया, और उसके बाद उन्होंने ब्राह्मणों को इस एरिया में सेटल करना स्टार्ट कर दिया। दस द लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस फ्रॉम द मिड गंगा वैली बिकम स्ट्रॉन्गर। आगे क्या हुआ जब उन्होंने बसा दिया, दस इस प्रकार जो मिड गंगा वैली के लिंग्विस्टिक और कल्चरल इन्फ्लुएंस थे वो स्ट्रॉन्गर हो गए, मजबूत हो गए। In the 7th century, the Chinese traveler Zhuan Zhang observed that language related to Sanskrit were in use all over Bengal। अब इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, 7th सेंचुरी में चाइनीज ट्रेवलर यानी चाइना से ट्रेवल करने आया था एक, नाम था जुआन सैंग। हुआन सैंग ने ऑब्जर्व किया कि द लैंग्वेज रिलेटेड टू संस्कृत वर इन यूज ऑल ओवर बंगाल, यानी कि जो चाइनीज ट्रेवलर था जुआनजैंग, उसको उसने पाया या उसने ऑब्जर्व किया कि बंगाल में हर जगह जो है संस्कृत से रिलेटेड लैंग्वेज का प्रयोग हो रहा था। फ्रॉम द 8th सेंचुरी बंगाल बिकम द सेंटर ऑफ अ रीजनल किंगडम अंडर द पालास, जिसके बारे में हमने देखा था चैप्टर 2 में। यानी कि 8th सेंचुरी से 8वीं सेंचुरी से पाल रूलर थे उनके अंडर में एक रीजनल किंगडम का इमरजेंस हुआ, जो कि बंगाल बिकम द सेंटर ऑफ ए रीजनल किंगडम, यानी कि पालास के अंडर में 8th सेंचुरी से बंगाल जो है कि एक सेंटर, एक रीजनल किंगडम का सेंटर एज ए सेंटर इमर्ज हुआ। बिटवीन द 14th एंड 16th सेंचुरीज, आगे क्या हुआ, 14th और 16th सेंचुरी के मध्य बंगाल वाज रूल्ड बाय सुल्तान्स हु वर इंडिपेंडेंट ऑफ द रूलर्स इन दिल्ली, जिसके बारे में हमने किस में देखा था, चैप्टर 3 में देखा था। यानी कि 14th और 16th सेंचुरी के बीच में जो बंगाल था वो सुल्तानों के द्वारा रूल किया जाता था, ऐसे सुल्तान जो कि इंडिपेंडेंट थे, कहाँ से, दिल्ली, रूलर्स ऑफ दिल्ली, यानी दिल्ली के जो रूलर थे उनसे इंडिपेंडेंट थे, उनसे आज़ाद थे, उनसे उनका कोई लेना देना नहीं था। इन 1586 व्हेन अकबर कॉन्क्वेड बंगाल, दोस्तों जब 1586 में अकबर ने कॉन्क्वेर करना मतलब जीत लेना, बंगाल को जीत लिया, इट फॉर्म द न्यूक्लियस ऑफ द बंगाल सूबा। अब जीतने के बाद क्या हुआ, एक एज ए न्यूक्लियस फॉर्म हो गया, जिसको किसके नाम से जाना जाने लगा, बंगाल सूबा, सूबा के नाम से जाना जाने लगा। वाइल पर्शियन वाज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन,
जबकि वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन लैंग्वेज कौन सी थी बंगाल की? पर्शियन। बंगाली डेवलप्ड एज ए रीजनल लैंग्वेज, जो बंगाली थी एज ए रीजनल लैंग्वेज डेवलप्ड हुई। In fact, by the 15th century, the Bengali group of dialect came to be united by a common literary language based on the spoken language of the western part of the region, now known as West Bengal. दोस्तों, डायलेक्ट्स का मतलब होता है, या डायलेक्ट का मतलब होता है उपभाषा या बोली, यानी एक बोलियों का समूह होता है, कई सारी बोलियां इसमें होती हैं, उपभाषाएं होती हैं। स्पोकन लैंग्वेज यानी कि बोली जाने वाली भाषा। यानी कि आगे क्या हुआ इसके बाद कि इनफैक्ट 15 सेंचुरी तक आते आते जो बंगाली ग्रुप्स ऑफ डायलेक्ट था, यानी बंगाली ग्रुप्स ऑफ कई सारी जो लैंग्वेज थी, उन्हें एक कॉमन लिटरेरी लैंग्वेज के द्वारा यूनाइटेड हो गई। कैसे यूनाइटेड हो गई? एक कॉमन लिटरेरी लैंग्वेज द्वारा। यह लिटरेरी लैंग्वेज क्या था? यह लिटरेरी लैंग्वेज उस रीजन के वेस्टर्न पार्ट में बोली जाने वाली भाषा थी या लैंग्वेज थी, जिसे अब वेस्ट बंगाल कहा जाता है। Thus, इस प्रकार, although Bengali is derived from Sanskrit, it passed through several stages of evolution. Although मतलब यद्यपि, फिर भी, यानी कि फिर भी बोलता है आगे कि जो बंगाली है वो संस्कृत से ही इवॉल्व हुई है, संस्कृत से ही डिराइव की गई है। आगे क्या बोलता है कि इट पास थ्रू सेवरल स्टेज ऑफ इवोल्यूशन। ऐसा इसलिए नहीं मानते कि संस्कृत से डिराइव है, क्योंकि ये डायरेक्टली नहीं डिराइव की गई है, ठीक है। तो इस प्रकार जो बंगाली है वो भी संस्कृत से ही डिराइव की है, बट ये बहुत सारे स्टेजेस से पास हुई है, थ्रू सेवरल स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन की बहुत सारी स्टेजेस से पास हुई है। ऑल्सो अ वाइड रेंज ऑफ नॉन संस्कृतिक वर्ड्स derived from a variety of sources including tribal languages, Persian, and European languages have become part of modern Bengali. A wide range of non-संस्कृत वर्ड मीन कि एक नॉन संस्कृत भाषा का एक बहुत विशाल जो है संग्रह है। ट्राइबल लैंग्वेज यानी कि जनजाति थे उनके द्वारा बोले जाने वाली लैंग्वेज। यानी कि इस प्रकार नॉन संस्कृत वर्ड का एक वाइड रेंज या एक नॉन संस्कृत वर्ड का एक बहुत बड़ा समूह जो ट्राइबल लैंग्वेज, पर्शियन, यूरोपियन लैंग्वेज सहित अनेक सोर्सेस से इसे प्राप्त हुआ है, वो मॉडर्न मॉडर्न बंगाल का एक पार्ट बन गया है, ठीक है। यानी कि इसका कहने का मतलब है जो भी नॉन संस्कृत वर्ड का एक रेंज जिसे प्राप्त हुआ है, मतलब बंगाल में बहुत सारे लोग आए, पर्शियन, जैसे पर्शियन भी, यूरोपियन लैंग्वेज, फिर उसके बाद ट्राइबल लैंग्वेज, वो सब यहाँ पे आए, यहाँ पे मिक्स हुई। आज के टाइम वो क्या हो गए हैं? हैव बिकम पार्ट ऑफ मॉडर्न बंगाली, बंगाली के कुछ पार्ट बन बंगाली का एक पार्ट बन गए हैं, ठीक है, बंगाली लैंग्वेज की, यानी कि सबका मिलता जुलता रूप।